मुझे मोदी जी सख्त नापसंद है। तो मोदी जी से तो इंस्पायर्ड होने का कोई सवाल नहीं है। करोड़ों के रेलवे ठेके नीतीश कुमार ने माफिया में बांट दिए थे, तो मैंने उस सब पर बहुत हंगामा मचाया था। आनंद मोहन जो है वो तो मतलब बिल्कुल एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है। बताइए, उसने गोपालगंज के डीएम। लेकिन आनंद मोहन जी अभी काफी लाइट में आ रहे हैं सर। क्या कहते हैं कि सर वो चुनाव लड़ पाएंगे या लड़ेंगे? नहीं नहीं, लड़ तो पाएगा ही नहीं, क्योंकि बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस वासी। अनीस जब भी आया है तो कुछ न कुछ खास चीजों का आपको दिखाया ही है, और अनीस की खासियत रही कि हमेशा वो लाइव इंटरव्यू लेते हैं। आज हम उस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम शायद बिहार में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कि उनको नहीं जानते होंगे। जी, अमिताभ दास जी। अमिताभ दास सिर्फ नाम ही काफी है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है बिहार के लिए, और क्या क्या किया है और कहाँ कहाँ थे वो सब कुछ आपके सामने होगा। और सबसे पहले मैं कहूंगा जरा अमिताभ मेरे कैमरामैन को जरा पीछे घुमाएं, जब वो जिस समय रिटायर नहीं हुए थे तब की वो तस्वीरें जरा दिखाएं। ये काफी पहले की तस्वीरें हैं और उनको आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। अब हम उनको उनके चेहरे और उनसे आपको रूबरू भी कराएंगे। दोस्तों, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, क्योंकि किसी आईपीएस का इंटरव्यू लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। एज ए पत्रकार मुझे भी अभी लग रहा है ऐसा कि शायद मैं अच्छी तरह से इंटरव्यू ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मेरा एक वो है, हॉबी है, आदत है कि मैं स्टार्ट जो करता हूं अपने स्टाइल से करता हूं और लाइव ही लेता हूं। इस भारत माँ के झंडे को आप सलाम कीजिए और इस जाने माने शख्सियत को सलाम कीजिए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, कुछ खट्टी मीठी बातें हैं आपके बारे में सर। पहले स्टार्ट करते हैं सर बचपन से सर। सर, ये आईएएस बनने का जो आपको ये था जज्बा, या बचपन से था या फिर कुछ लोग थे घर में आपके? नहीं नहीं, ऐसा तो देखिए, मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, दरभंगा का रहने वाला हूँ, और बहुत पढ़ा लिखा मेरा परिवार है, बहुत सुशिक्षित परिवार से मैं आता हूँ। मेरे पिताजी अभी 2-3 बरस पहले गुजर गए, 17 साल की उम्र में गुजरे। तो वो भी पटना यूनिवर्सिटी के बहुत मतलब मेधावी छात्र थे, और 1942 में ही मेरे पिताजी ने एमए किया था इतिहास में। और मेरे पिताजी भी प्रशासनिक सेवा में ही थे। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने नौकरी की थी, 1944 में नौकरी में आए थे। तो बहुत ज्यादा मेरा परिवार पढ़ा लिखा है और बहुत सारे लोग मेरे घर पे आए। सर, इसका मतलब कि आजादी से पहले से आप लोग प्रशासनिक विभाग में हैं सर? हाँ, कह सकते हैं आप, क्योंकि जब 1944 की बात हो रही है तो हम लोग 47 में आजाद हुए। जी, आप कह सकते हैं सर। मैंने कहा कि 1944 में ही मेरे पिताजी प्रशासनिक सेवा में आ गए थे, और 1942 में ही उन्होंने एमए किया था। फिर 1 साल उन्होंने टीएनबी कॉलेज भागलपुर में अध्यापन का काम किया, उसका प्रशासनिक सेवा में आए। तो बहुत ज्यादा मेरे घर में पढ़ने लिखने का माहौल था। और अभी भी मुझे छोड़कर मेरे सारे भाई बहन जो है वो अमेरिका में बस गए हैं, और अमेरिका में वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे एक भाई अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, दूसरे भाई न्यूयॉर्क सरकार में बहुत ऊंचे पद पर हैं टैक्स विभाग में, और मेरी बहनें भी अमेरिका में जॉब करती हैं। वो सभी लोग अमेरिका के नागरिक बन गए हैं। भाई बहनों में मैं अकेला ही। मैंने उन्हें ग्रीन कार्ड प्रोवाइड हो चुका है? नहीं, ग्रीन कार्ड से आगे की चीज हो गए हैं, वो बाकायदा अमेरिकी नागरिक हो गए। चलिए सर, अब मैं उन पहलुओं पे आपसे बात करना चाहूंगा सर, कि दरभंगा में जिस समय आप जब 44 की बात कर रहे हैं सर, तो शायद उस समय आप दुनिया में आ गया होंगे सर। नहीं, उतना पुराना नहीं। 44 में तो मतलब मेरे पिताजी की नौकरी हुई थी जी, और मेरा जन्म तो 69 का है, 1969 का है जी। अब सर मैं एक चीज बोलूंगा सर, क्योंकि आप सर एक बड़े ओहदेदार हैं लोग, और भारत सरकार के आप बहुत अच्छे पद पे थे सर। एक समय था, एक युग था, एक काल था जब भारत आजाद हुआ था, तो उस समय हर राज्य को आजाद किया गया था, और यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हुआ करते थे। याद होगा सर आपको? आजादी के पहले जो अंग्रेजों ने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून बनाया था, उसमें जो चुनाव हुए थे उसमें मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री कहते थे। अब सर ये बताइए कि तब के प्रधानमंत्री, जिसको हम मुख्यमंत्री कहते थे या फिर प्रधानमंत्री कहते थे, आज के प्रधानमंत्री जो भी मुख्यमंत्री हमारे बिहार में हुए हैं, आपके आने के बाद या फिर मेरे आने के बाद, सर कौन से मुख्यमंत्री सबसे प्रिय हैं आपके? बिहार के संदर्भ में यदि आप देखें तो मैं तो समझता हूँ जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर सुखदेव सिन्हा, जिनको ऐसे संक्षेप में लोग श्री बाबू कहते हैं, वो एक बहुत मतलब बेमिसाल मुख्यमंत्री आप उनको कह सकते हैं। और वो दौर ही अलग था, श्री बाबू का दौर ही अलग था। वो लोग पक्के गांधीवादी थे,
और बहुत बड़े मतलब आप कह सकते हैं विद्वान थे, पढ़े लिखे, पक्के गांधीवादी। उन्होंने बिहार काफी समय उन्होंने मतलब समझिए कि जीवन पर्यंत आखिरी सांस तक मुख्यमंत्री रहे, मौत के साथ ही वो हटे। और उन्होंने बड़े बड़े काम किए बिहार में, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। और आज भी लोग श्री बाबू को याद करते हैं। तो 1961 में उनकी मृत्यु हुई। तो उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जितनी बातें मैंने उनके बारे में पढ़ी है, जितनी बातें मुझे जानी है, मुझे लगता है वो बिहार के अब तक के श्रेष्ठ मुख्यमंत्री अपने। सर ये नीतीश कुमार जी के बारे में आपका क्या कहना है? इनके बारे में तो मेरे बड़े ग्रेट विचार हैं। ये तो पलटू राम है और इन्होंने इतनी बार पलटी मारी है नीतीश कुमार ने कि खुद भी भूल चुके हैं। मुझे लगता है सुबह में अपने सेक्रेटरी से पूछते होंगे कि बताओ आप मैं भाजपा के साथ हूँ या लालू के साथ, और उनका सेक्रेटरी बताता है कि हुजूर आज आप लालू के साथ हैं। तो इन्होंने तो राजनीति को बिल्कुल मतलब रसातल में पहुंचा लिया है। और मैं तो कहता हूँ कि ये एक शर्म निरपेक्ष नेता है मुख्यमंत्री। चलिए एज ए पत्रकार मैं उनके ऊपर ज्यादा कटाक्ष नहीं करूंगा सर। मैं भी पूछूंगा, अभी राजनीति का बहुत बिल्कुल हॉटकेक बना हुआ है सर। ये राजपूत समुदाय में एक हमारे आते हैं आनंद मोहन जी सर, और काफी लोग हैं वैसे, लेकिन आनंद मोहन जी अभी काफी लाइट में आ रहे हैं सर। क्या कहते हैं कि सर वो चुनाव लड़ पाएंगे या लड़ेंगे? नहीं, लड़ तो पाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो मतलब सजा याफ्ता हो चुका है। खून के मामले में सजा याफ्ता है, 16 साल उसने जेल में काटा है। तो सजा याफ्ता होने के बाद तो ऐसे ही आपके सजा पूरी होने के बाद भी आप 6 साल तक नहीं लड़ सकते हैं। अभी तो आनंद मोहन के चुनाव लड़ने का कोई सवाल नहीं है। और वैसे मुझे कोई राजपूतों से झगड़ा नहीं, मेरे कई अच्छे मित्र राजपूत हैं, लेकिन आनंद मोहन जो है वो तो मतलब बिल्कुल एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है। बताइए, उसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर, तो इससे ज्यादा खराब बात क्या हो सकती है। चलिए अब राजनीति से हटके थोड़े से हम ये बताते हैं सर कि पटना में जब आप थे ऑन चेयर थे सर, और अब विदाउट चेयर है सर, अभी कितना परिवर्तन दिख रहा है सर पटना में? अब परिवर्तन तो देखिए क्या प्रकृति का नियम है। मैंने पटना में पढ़ाई भी की है। 2 साल में पटना साइंस कॉलेज में था, 84 से 86 तक उत्तम में रहता था, न्यूटन हाउस में रहता था, फिर कैवेंडिश हाउस में रहता था। वो तो 30-35 साल पहले की बात हो गई। उस समय का पटना और आज का पटना में तो समझिए कि जमीन आसमान का फर्क। उस समय तो पटना समझिए कि राजा बाजार तक जाते आते खत्म हो जाता था। राजा बाजार तक जाते आते लगता था कि हम लोग बिल्कुल पटना से बाहर आ गए। अब तो पटना देखिए कहाँ तक समझ गया, सोना मोड़, उसके आगे कहाँ बिहटा और क्या क्या। तो पटना मतलब अब तो ये स्थिति हो गई है कि सोनपुर में जो कि एक दूसरा जिला है, सारण जिला है, सोनपुर तो पटना जिला में भी नहीं, सारण जिला है, उसमें भी जो प्लॉट है वो ग्रेटर पटना का के बेचा जा रहा है। तो अब तो पटना का ऐसा विस्तार हो गया। अच्छी चीजें भी हुई है पटना में, बहुत सारी तरक्की भी हुई है। जो सबसे ज्यादा खराब चीज है, लोग सिर्फ पटना के साथ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के साथ हुई है, कि जनसंख्या विस्फोट हो गया है। तो जनसंख्या विस्फोट की वजह से मतलब जहां भी आप जाएंगे आप जाम की समस्या पाएंगे, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है और एक तरह की मतलब अराजकता फैल गई है, मुझे लगता है। सर अभी आफ्टर रिटायरमेंट सर अभी आपका सुबह का समय कैसे गुजरता है सर? अरे मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ। ऐसा नहीं कि रिटायर्ड लाइफ जो लोग लीड करते हैं भगवत गीता पढ़ते हुए उस टाइप का नहीं है। क्योंकि देखिए पहली बात मैं दर्शकों को बताऊं कि मुझे समय से पहले सरकार ने रिटायर करा दिया। वो क्यों सर? हाँ, उसकी बहुत लंबी कहानी है। एक्चुअली जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो मैं पटना का रेल एसपी हुआ करता था सन 2001 से 2003 तक। और उस समय रेलवे ठेके जितने थे, करोड़ों के रेलवे ठेके नीतीश कुमार ने माफिया में बांट दिए थे। तो मैंने उस सब पर बहुत हंगामा मचाया था। तो जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उस पर बहुत तरह के जांच वगैरह बैठी है और 10 साल तक मैं केस लड़ता रहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुझे प्रमोशन मिला। मुझे एसपी के वेतनमान से सीधे आईजी के वेतनमान में प्रमोशन मिला। उसके बाद फिर 2018 में मुझे ये कहकर रिटायर करा दिया गया कि लोकहित में आपको रिटायर किया। मुझ पर कोई आरोप नहीं था तो कहा गया कि आपको लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर किया था। तो अभी भी मैं केस लड़ रहा हूँ कोर्ट में और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है 6 महीने बाद मैं पुनः सेवा में आ जाऊंगा। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होगा। जी सर ब्रेक के बाद मैं अभी, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ब्रेक नहीं होता है सर। जी। सर अभी आपके बच्चे वगैरह सर कहाँ हैं सर? अरे बच्चे की बात है, मैं तो शादी ही नहीं की है। अपने शादी ही नहीं किए। दर्शकों एक बहुत बड़ा खुलासा है आज एकदम लाइव कैमरे पे। एक इतने बड़े पदाधिकारी और बिल्कुल अकेले रहते हैं, इन्होंने परिणय सूत्र के बंधन में नहीं बंधने का
परंतु क्या कहीं आप मोदी जी से इंस्पायर तो नहीं थे? नहीं, मोदी जी तो मुझे बहुत एलर्जी है। और मोदी जी मैं बता दूं कि वो उन्होंने जो शादी की जसोदा बेन से और पत्नी को छोड़ चुके हैं, तो मोदी जी की तो मैं घोर निंदा करता हूँ। और मुझे मोदी जी सख्त नापसंद है। तो मोदी जी से तो इंस्पायर्ड होने का कोई सवाल नहीं है। देखिए, ये सीधा साधा मेरा एक पर्सनल निर्णय था। मैंने ये देखा कि हाई स्कूल तक में ही मैंने ये महसूस किया, हाई स्कूल जाते आते, कि जो गृहस्थी का जंजाल होता है ना, वो एक बहुत बड़ा जंजाल होता है। और आदमी की ऊर्जा को एक तरह से वो मतलब सोख लेता है। एक बार आप यदि गृहस्थी के जंजाल में पड़ जाते हैं। और तो सर इस चीज का निर्णय किसको आइडियल माने सर आप? अब ऐसा आइडियल ऐसे किसी को मैंने नहीं माना कि एक व्यक्ति की बात मैं नहीं कर सकता हूँ कि उसको देख के मैंने कहा कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने पर्सनली मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, परिचितों को, कि शादी के बाद गृहस्थी के जंजाल में जो कहते हैं ना कि उनका बिल्कुल ये हो गया, खटिया खड़ी हो गई उनकी, और पूरी जिंदगी वो नून के लकड़ी के चक्कर में ही रह गए। बेटियों की शादी के लिए झपटे रह गए, बेटों की नौकरी के लिए झपटे रह गए, और बिल्कुल जंजाल एक तरह का उसमें फंसे रहे। तो इसलिए मैंने हाई स्कूल में तय कर लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। उसके बाद वो अकेला। सर आईएएस बनने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग ऑफर भी कर रहे होंगे आपके बिरादरी के कि आईएएस हो गए हैं या फिर आईपीएस हैं हमारे बिरादरी के, तो लोग तो आते ही होंगे सर? बहुत आते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। मैं देखिए एक कास्ट जाति से आता हूँ। वैसे तो मुझे बिहार में वो तो दलित भी समझते हैं, क्योंकि मेरा सर्जन कास्ट है। तो बहुत सारे बिहार में मतलब प्रपोजल्स आए, अच्छे प्रपोजल्स आए, जो मतलब आप कह सकते हैं जो समाज के गण्य मान्य लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी बेटियों के, उनकी फैमिली के प्रपोजल आए। लेकिन मैं इस पर दृढ़ था कि शादी नहीं करनी, तो नहीं करनी तो नहीं करनी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमें इतना वक्त दिए। और सर मैं अब आप लोग को बताता हूँ, आप तमाम दर्शकों को, सर उपलब्धि होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत कुछ होने के बाद भी एक अपना पर्सनल निर्णय होता है, और हर इंसान आजाद है, उसको अपने निर्णय पे जीने का अधिकार है। खैर, इनकी जो भी मेरी बातचीत हुई, तीखी बातचीत हुई, आपको कैसा लगा आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। और मैं आप लोग को बोलूंगा अब वही चीज, गुड नाइट, सबा खैर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। दोस्तों, मुझे देखने वाले यहाँ हैं, और अब तो साहब के रिश्तेदार वहां हैं, तो अब तो वहां भी पहुंचने ही वाला है। सर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करवाइएगा कि नहीं सर? बिल्कुल, क्यों नहीं करवाऊंगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं। लोग इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छे कार्यक्रम देखते हैं। आपसे बातचीत की तो मुझे भी अच्छा लगा, आपका बचपन भी थोड़ा याद आया, बहुत सारी बातें याद आ गई। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। अभी थोड़ी ही देर पश्चात मैं आपको एक और शख्सियत से भेंट कराऊंगा और मुलाकात कराऊंगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आ रहा हूं बहुत जल्द।